सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम का तात्पर्य हुआ यानी जीवन की वे सभी प्रक्रियाएं यानी जिनसे जीवन का क्या हो संचालन। जैव प्रक्रम इसमें कहा जाएगा कि वे सभी प्रक्रियाएं जिनसे जीवन का संचालन हो। जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जैव प्रक्रम का तात्पर्य हुआ कि जीवन की वे सभी प्रक्रियाएं जिनसे जीवन का संचालन हो, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब इसी में हम लोग बात कर लें तो हमारी पहली प्रक्रिया क्या होती है जैव प्रक्रम में, दूसरी अन्य जैव प्रक्रम प्रक्रियाएं जिनमें शामिल है इनके बारे में बात करेंगे। तो पहली प्रक्रिया हो गई प्रजनन, रिप्रोडक्शन। दूसरी प्रक्रिया हो गई पोषण, न्यूट्रिशन। तीसरी प्रक्रिया हो गई श्वसन, रेस्पिरेशन। और चौथी प्रक्रिया की हम लोग बात करें तो ये हो गया परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। और पांचवी प्रक्रिया की बात कर लें तो यहां पर जो हमारा होगा तो क्या होगा यानी कहेंगे उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। तो यानी जैव प्रक्रम में कहा जाए कुल मिलाकर के कितनी प्रक्रियाएं, 5 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, या फिर और भी कह सकते हैं कि और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। 3 प्रक्रियाओं के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रजनन। क्या देखेंगे? प्रजनन को। तो प्रजनन का वर्णन हम संक्षिप्त में करेंगे क्योंकि आगे जाकर इसके बारे में हम लोग विस्तार से इसको यानी कि यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रजनन की बात कर लें तो जीवधारियों द्वारा यानी जीवधारियों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। यानी कि प्रत्येक जीवधारी इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में अपनी संतान को यानी अपनी जाति को, अपने वंश को बनाए रखना चाहता है। और अपने वंश से जाति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी को इसकी आवश्यकता पड़ती है प्रजनन की, यानी कि अपने समान संतति को उत्पन्न करने की। तो अपने समान जीवधारी संतान उत्पन्न करते हैं उसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। यानी कि प्रजनन की बात करें, प्रजनन होता कितने प्रकार का है? तो प्रजनन के प्रकार तो प्रजनन के प्रकार की हम लोग बात कर लें तो जीवधारियों मुख्यतः 2 प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन के तहत अगर बात कर लें, एक प्रजनन आता है कायिक वर्धी जनन। कायिक वर्धी जनन, तो कायिक वर्धी जनन मतलब पहला आपने क्या कहा, लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा कहा गया
अलैंगिक प्रजनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरी बात कर ले हम लोग, क्या कहा गया, जो अलैंगिक प्रजनन के तहत आता है उसे क्या कहते हैं, वर्धी या कायिक जनन, वर्धी या कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन की बात किया गया तो अपने समान संततियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। प्रजनन तीन प्रकार हो गए, यानी कि लैंगिक, अलैंगिक, वर्धी। लैंगिक प्रजनन की बात करें यानी कि एक ऐसा प्रजनन जिसमें नर व मादा दोनों प्रकार की जातियां मिलकर के प्रजनन करती हैं या संतान को उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं, ऐसे प्रजनन को हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। और बात कर लें अलैंगिक प्रजनन, यानी कि वह प्रजनन जिसमें नर या मादा नाम का ही उच्चारण नहीं होता है, अर्थात इनमें अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है, जिनमें नर या मादा, इसमें कोई लिंग भेद नहीं किया जाता है, लिंग भेद होता ही नहीं है। तो इसमें अगर कहा जाए तो ये इसमें किसी प्रकार के लैंगिक लक्षणों का विकास या कुछ ऐसी प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। इनमें जीवधारी अपने शरीर को दो या दो से अधिक खंडों में तोड़ता है। अगर जीवधारी अपने शरीर को दो खंडों में तोड़ता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। यानी कि प्रत्येक खंड में उसके दोनों खंडों में केंद्रक क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। जिन जिन खंडों में केंद्रक उपस्थित होगा वो एक नया जीवधारी बनाएगा। अगर वह जीवधारी अपने शरीर को दो या दो से अधिक हिस्सों में तोड़ता है, दो से या बहुत से हिस्सों में तोड़ता है, तो ऐसे खंडन को बहुखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुखंडन, मल्टीपल फिशन कहते हैं। तो ऐसे दशा में क्या होगा, उसका केंद्रक अनेकों खंडों में बढ़ जाएगा, प्रत्येक खंड में एक उसका केंद्रक हो जाएगा और इस तरह अनेक जीवधारी बन जाते हैं। या फिर कहा जाए वर्धी में, अगर इसमें बात कर ले अलैंगिक वाले में, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें देखने क्या मिलता है कि जो जीवधारी अपने शरीर से अलग संरचना को भार लायक संरचना बनाता है और ये भार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और एक नई संतान को जन्म देता है, एक नई संतान बनाता है। तो इस प्रकार यानी कि इसे क्या कहते हैं, कहेंगे बड फॉर्मेशन यानी मुकुलन। और अलैंगिक जनन की बात कर ले तो इसमें कोरंडिया फॉर्मेशन भी होता है, यानी कोरंडिया के द्वारा भी यानी कि जनन होता है। और ऐसे दशा में वे जीव जो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, किसके द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वे जीव अमरण माने जाते हैं, अमरणशील होते हैं, यानी मरणशील नहीं माने जाते हैं, अमर माने जाते हैं। क्योंकि कहा गया कि अगर अमीबा या कोई भी चीज है उसे काट करके खंडों में काट दिया जाए तो उसके प्रत्येक खंड में अगर उसका केंद्र उपस्थित है तो जितना उसका खंड होगा सब का सब क्या हो जाएगा, एक नया जीव बन जाएगा। अगर बात कर ले बरसात के दिन में काई लग जाती है, थोड़ी सी भी काई है उसे क्या कर दिया जाए, यानी कि उसे मिक्सर में पीस करके या फिर जैसे भी है उसे बहुत महीन बना करके उसे पेस्ट बना करके और काफी लंबे क्षेत्र में फैला दिया जाए, तो जितने क्षेत्र में फैलेगा देखने को मिलता है कि उतने क्षेत्रों में क्या हो जाती है, काई मानी फैल जाती है। इसका मतलब ये होगा कि जितने खंड इनके बने उतने जीवधारी हो गए, इसी कारण क्या बोला जाता है, यानी कि अमर जीव। अर्थात अलैंगिक जनन जो करते हैं वो लगभग अमरणशील माने जाते हैं। अब हम लोग बात कर लें वर्धी या कायिक जनन के बारे में। तो वर्धी या कायिक जनन का मतलब होता है, यानी काय का अर्थ हुआ काया से, काया मतलब फिर शरीर, यानी जब प्रजनन क्रिया शरीर के किसी हिस्से द्वारा संपन्न हो जाए तो ऐसे प्रजनन को वर्धी या कायिक जनन कहते हैं। यानी जैसे पेड़ पौधों में देखा जाए तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पौधे जड़ द्वारा उत्पन्न होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका निर्माण उनके पत्तियों द्वारा होता है, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका निर्माण तने द्वारा होता है। अब जैसे पत्ती की बात कर ले हम लोग, तो पत्ती में देखा जाए प्राय फिल्म, जिसे गांव की भाषा में पत्थर चट्टा कहा जाता है, यानी पत्तियों से एक नया पौधा बन जाता है। गन्ना, गुलाब अगर इनकी बात कर लें तो ये तने से होते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग जड़ से बात कर लें तो जैसे हमारी हल्दी हो गई, क्या हो गई, हल्दी हो गई, अदरक हो गया, इस तरह जड़ों से जाते हैं। मतलब जब शरीर के किसी हिस्से द्वारा, शरीर के किसी हिस्से के द्वारा अगर जन्म यानी कि एक नया जीव बना, एक नया पादप बना, तो ऐसे प्रजनन को कायिक या वर्धी जनन कहा जाता है। तो प्रजनन के बारे में हम लोग विस्तार से एक इसके यूनिट में पढ़ा जाएगा, इसकी इकाई पढ़ा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पोषण की। तो पोषण की बात कर लें, न्यूट्रिशन यानी शारीरिक वृद्धि विकास, शरीर की यानी शारीरिक विकास होने की प्रक्रिया, शारीरिक वृद्धि होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। शारीरिक वृद्धि विकास होने की प्रक्रिया
प्रक्रिया पोषण कहलाती है। यानी कि अगर वृद्धि या विकास या पोषण की बात कर लें तो ये काफी जटिल प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जीवधारी भोजन ग्रहण करेगा, तो भोजन ग्रहण करने के करेगा तो उसका पाचन होगा तो उसको ऊर्जा मिलेगी और उस प्राप्त ऊर्जा से वो कुछ कार्य करता है और इसके बाद शेष जो बची ऊर्जा होती है वो उसके शरीर में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। तो इस प्रकार उस संचित ऊर्जा के द्वारा उसके शारीरिक वृद्धि यानी कि उसकी कोशिकाओं का मरम्मत होना, का निर्माण होना, नई कोशिकाओं का निर्माण होना, उसकी मानसिक स्थिति या शारीरिक वृद्धि का जो होगी वो सब क्या होगा, कहेंगे वो सब पूरा का पूरा प्रक्रिया कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो पोषण में अगर कहा जाए कई प्रक्रिया शामिल है, पोषण में निम्न प्रक्रिया शामिल है। कौन कौन सी प्रक्रिया देखें, तो अब हम लोग बात करेंगे पोषण में सम्मिलित प्रक्रियाओं के बारे में कि पोषण में जो प्रक्रिया शामिल है इनकी चर्चा होगी। तो पहली प्रक्रिया होती है अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण में अगर देखा जाए यानी कहा गया सभी जीवधारी जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, जीवन यापन के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, फीडिंग की आवश्यकता होती है। तो यानी जीवन में अगर कहा जाए तो दो उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य होता है क्या, तो कहेंगे फीडिंग एंड ब्रीडिंग यानी कि अपने समान संतति को जन्म देना और उनका पोषण करना या खुद पोषण करना, यानी दो मुख्य लक्ष्य होते हैं जीवधारियों के। और इन्हीं लक्ष्यों के लिए मतलब अनेकों प्रकार की प्रक्रिया होती भी है, संपन्न होती हैं। तो सबसे पहली प्रक्रिया होगी अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का तात्पर्य हुआ भोजन को क्या करना, निगलने से, भोजन को निगलने से। अंतर्ग्रहण का तात्पर्य क्या हुआ, भोजन को निगलना। अंतर्ग्रहण का तात्पर्य हुआ भोजन या भोज्य पदार्थ को निगलना। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि भोजन तो तुरंत निगल नहीं लिया जाएगा, यानी कि खाया और मुंह में रखा और फिर क्या किया, उसे निगल लिए। तो भोजन को निगलने से पहले यानी क्या करना होता है, इसका मैस्टिकेशन करते हैं, यानी मैस्टिकेशन या चेविंग करते हैं, यानी कि इसको चबाकर लुगदी तैयार करते हैं। और यह लुगदी फिर जीवा के द्वारा क्या की जाती है, फूड पाइप में ढकेल दी जाती है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि भोजन को चबाने का जो काम किया जाता है दांतों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, दांतों के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग दांत के बारे में देखेंगे। अब या उसके पहले हम लोग ये समझ लें कि प्रक्रिया कौन कौन शामिल है, फिर अंतर्ग्रहण को विशेष से देखा जाएगा। तो हमारा सबसे पहला हो गया अंतर्ग्रहण। दूसरा हो गया इसका पाचन, यानी जैसे हमने भोजन को चबा कर लुगदी तैयार किया, उसे उसमें लार मिलाया और जीभ ने उसे क्या किया, आहार यानी कि आहार नाल में ढकेल दिया, फूड पाइप में ढकेल दिया। फूड पाइप होते हुए यानी कि आर्टरीज होते हुए कहाँ उतर गया, पेट में पहुंचने के बाद वहां से उसको गैस्ट्रिक जूस यानी कहा जाए गैस्ट्रिक जूस मिल गई। और क्या मिल जाएगी, तो कहेंगे इसको पित्त रस मिल जाएगा, बाइल जूस मिल जाएगा, पैंक्रियाटिक जूस मिल जाएगा। जितने जूस हैं इसको मिलने के बाद इसमें इसको फिर जो हमारा लुगदी वाला भोजन यानी कि कायम हो गया, इस कायम को भेज दिया जाता है छोटी आंत के पास। और छोटी आंत के दीवारों में रसांकुर पाए जाते हैं, जिसे यानी कि रसांकुर पाए जाते हैं। और इन रसांकुरों के द्वारा क्या होगा, पचित भोज्य पदार्थों को यानी कि विभिन्न प्रकार के पाचक रस स्रावित होंगे और ये क्या करेंगे, जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद इन दीवारों में जो रसांकुर पाए गए ये क्या करेंगे, इन्हें सोख लेंगे। और जब ये सोख लेंगे तो इन्हें सोखने की प्रक्रिया यानी कि जब पच गए तो उसे पाचन कहते हैं। तथा जब ये सोख लिए यानी कि जब आंत की दीवारें क्या की, इन्हें सोख ली, तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। अब इस अवशोषित भोज्य पदार्थ को क्या होता है कि रक्त में यानी कि मिल गया और यह रक्त में से होते हुए यानी रक्त के माध्यम से हृदय तक जाता है। इसके बाद हृदय उसे कहाँ, लीवर के पास भेज देता है। और फिर लीवर जो है जितना आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व चाहिए उतना आगे जाने देता है, बाकी को अपने अंदर स्टोरेज कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो अवशोषण के बाद यानी कि विभिन्न कोशिकाओं के पास भेजेगा, यानी कि अवशोषण हो गया। अवशोषण के बाद क्या होता है कि भोज्य पदार्थ यानी कि कहाँ पहुंचा, रक्त मिला, रक्त कहाँ गया, हृदय में गया, हृदय से कहाँ गया, तो कहेंगे लीवर में गया। लीवर में जाने के बाद यानी कि यहाँ पर जितना आवश्यक मात्रा में होता है उतना फिर रक्त क्या भेज दिया जाता है। और ये रक्त फिर लेकर के विभिन्न कोशिकाओं के पास जाता है और उन कोशिकाओं के द्वारा
इस भोज्य पदार्थ का जो पचित भोज्य पदार्थ है जो अवशोषित किया गया, उस भोज्य पदार्थ का कोशिकाओं के द्वारा उपयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण कहलाता है। अब इसके बाद यानी कि अगर कहा जाए कि भोजन को अंतर्ग्रहण किया, इसके बाद भोजन का पाचन हुआ, फिर अवशोषण हुआ, फिर कोशिकाओं द्वारा क्या हो गया, स्वांगीकरण हो गया। यानी स्वांगीकरण के उपरांत कहा जाए कुछ न कुछ अवशेष तो बचेगा। कोशिकाओं में इन अवशेषों को यानी कोशिकाओं से इन अवशेषों को बाहर करना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। कोशिकाओं से इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहिक्षेपण कहलाती है। यानी कि अगर कहा जाए पोषण में कुल मिलाकर 5 प्रक्रियाएं शामिल है। तो सबसे पहले प्रक्रिया की बात कर ले, अब यहाँ पर अंतर्ग्रहण की बात कर लेंगे। तो अंतर्ग्रहण में देखा जाएगा तो सबसे पहले दांत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दांत की, क्योंकि भोजन को चबाना पड़ता है तो चबाने में कौन काम करेंगे, कहा जाएगा दांत काम करते हैं। तो दांत की बात करते हैं हम लोग, तो शरीर का शरीर के सबसे कठोर भाग की बात करते हैं। तो शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है, दांत होता है। और दांत के ऊपर यानी दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो चमकदार होती है, जो चमकती हुई दिखाई देती है, उसे इनेमल कहा जाता है। और दांत के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे पल्प कैविटी कहा जाता है। और इसके बाद ये तीर जो है यानी कि इनेमल, जो सबसे यानी कि इनेमल परत का जब क्षरण होता है, यही इनेमल परतें क्षरण होने के बाद यहाँ पर जीवाणुओं का क्या होने लगता है, संक्रमण होने लगता है। यानी कि अमीबा जैसे कहा जाए, एंटीमिया जिंजीवाइसिलस की बात कर ले, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, आक्रमण करती है और इन दांतों के पल्प कैविटी को खराब कर देते हैं, जिससे क्या होते हैं यानी मसूड़ों में सड़न होने लगती है और या पायरिया रोग हो जाता है। तो पायरिया रोग का कारण कौन होता है, कहेंगे एंटीमिया जिंजीवाइसिलस होता है। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं दांत के बारे में, तो कहा गया कि दांत यानी हमें अपने दांतों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए, हमें दांतों को प्रतिदिन करनी चाहिए। क्योंकि जब हम भोजन करके सोते हैं तो भोजन के उपरांत करने के उपरांत जब हम सोते हैं तो सोने के दौरान क्या होता है कि कुछ अम्ल की मात्रा जो है निकल करके हमारे मुख में आती है और जो हमारे दांतों के पास क्या होती है, पहुंच जाती है। और दांत यानी कि कहा जाता है एक अस्थि का रूप है और ये अम्ल से क्या होती है, पूरी तरह से प्रभावित होती है। और अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी पदार्थ को संचारित करने का गुण रखते हैं। तो दांतों को क्या करते हैं, इनेमल परत का क्षरण करते हैं और ये दांत के पास या अगर जमा हो गए, अगर हम क्या करते हैं, दातुन नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो हमारे दांतों के पास यानी कि अम्लता का मान बढ़ता जाएगा और जो दांत का इनेमल परत होगी कमजोर हो जाएगी और इसके बाद दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग यानी कि अम्लता को कम करने के लिए कहा गया कि अगर अम्ल का प्रभाव को नष्ट करना है तो हमें क्षार का उपयोग करना होगा। तो अब ऐसे दशा में हम लोग टूथपेस्ट के रूप में या दातुन के रूप में या दंतमंजन के रूप में जैसा भी कह लें, इसके रूप में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं जो भी इसमें क्षार पाया जाता है। और ये क्षार करते क्या है कि दांतों के पास जो अम्ल है उन्हें तोड़ देते हैं अर्थात उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे कि हमारे दांत स्वस्थ हो जाते हैं और इसकी परत क्षरण नहीं होती है। और क्षरण न होने के कारण हमारे दांत यानी हमेशा चमकदार दिखाई देते हैं और इनेमल परत क्या होती है, सुरक्षित रहती है। अब हम लोग बात कर ले दांत, अगर कहा जाए दांतों संख्या कितनी होती है, समानतः 32 होती है। कितनी होती है, समानतः 32 होती है। और दांत अगर कहा जाए उगने के दांत के 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। यानी कि इसके प्रथम प्रकार की बात किया जाए तो जो जन्म के उपरांत यानी कि 5 से 6वें माह के में निकलते हैं और ये लगभग 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक बने रहते हैं। इस दांत को क्या कहते हैं, यानी दूध का दांत या मिल्क टीथ कहा जाता है। तो पहला हो गया दूध के दांत, तो मिल्क टीथ क्या हो गया, मिल्क टीथ। ये बताया गया कि कब निकलते हैं, कहा गया 6 माह यानी 5 से लेकर 6 माह के वर्ष में आना प्रारंभ हो जाते हैं और ये लगभग 12 से लेकर 14 वर्ष की अवस्था तक बने रहते हैं। इन दांतों को दूध का दांत कहा जाता है, मिल्क टीथ कहा जाता है। दूसरे की बात करें, इनकी संख्या 20 होती है, इनकी संख्या 20 होती है। अब बात करें अस्थायी यानी कि दूध का दांत यानी कि इतने की अवस्था तक बने रहते हैं, यानी कि अस्थायी न होने के कारण इन दांतों को अस्थायी दांत भी कहा जाता है। तो दूसरा नाम सब क्या हो गया, कहेंगे अस्थायी दांत हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात कर लें दूसरे प्रकार के दांत यानी जो इसके बाद उगते हैं, यानी 12 से 14 वर्ष की अवस्था के बाद निकलते हैं और मृत्यु के उपरांत यानी मृत्यु तक बने रहते हैं, मृत्यु तक
बने रहते हैं, इन दांतों को क्या कहा जाता है? अक्ल दाढ़। क्या कहा जाता है? अक्ल दाढ़ कहा जाता है। विजडम टूथ, विजडम टूथ कहते हैं अक्ल दाढ़। यानी कि इनकी अगर बात कर लें उम्र, यानी इनकी हिसाब पर तो 12 से लेकर 14 वर्ष की अवस्था में यानी कि आना प्रारंभ होते हैं और ये कब तक रहते हैं? यानी मृत्यु तक ये बने रहते हैं। इस कारण इनको अस्थायी दांत भी कहा जाता है। जीवन के अंतिम अवस्था तक बने होने के कारण इन्हें क्या कहता है? अस्थायी दांत भी कहा जाता है। कहा जाए कि इनकी संख्या कितनी होगी? कहेंगे इनकी संख्या 32 होती है। अब हम लोग दांतों के प्रकार कार्य के आधार पर देखेंगे। तो कार्य के आधार पर अगर बात किया जाए तो कार्य के आधार पर, यानी ये तो उगने का आधार था। अब कार्य के आधार पर अगर दांत की बात करें तो कार्य के आधार पर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। यानी कि सामने के जो दांत, जो चौड़े से दांत हैं, यानी जो सामने पाए जा रहे हैं 8 दांत, इन्हें कृंतक कहा जाता है, जिनका काम होता है काटना। इसके बगल 4 नुकीले नुकीले दांत पाए जाते हैं, जिन्हें रदनक या छेदक कहा जाता है, जिनका काम होता है चीरना या फाड़ना। उसके बाद अग्र चौड़क पाई जाती है, यानी कि जिनकी संख्या के हम लोग बात कर लें कितना होता है तो कहेंगे ये 8 होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? कहेंगे चबाना। इसके बाद अग्र चौड़क, यानी के बाद जो दांतों की संख्या आती है चौड़क की, जिनकी संख्या का कहा जाए तो 12 होती है, जिनका काम होता है चबाना या पीसना। तो इस प्रकार यानी कहा गया रत्न। पहले कृंतक की बात किया गया, जिनकी संख्या कितनी होती है? 8, यानी जिसे इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं। दूसरी बात कर लें तो दूसरा कहा गया रत्न क्या? छेदक। रत्न क्या? छेदक। जिनकी संख्या कितनी होती है? कहा गया 4, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कैनाइन कहा जाता है। इसके बाद तीसरे प्रकार के दांत की बात किया गया। तो तीसरे प्रकार के दांत में बताया गया कि जो दांत होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अग्र चवर्णक। क्या कहा जाता है? अग्र चवर्णक कहा जाता है, जिनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8, यानी इन्हें प्रीमोलर कहा जाता है। क्या इंग्लिश कहा जाता है? प्रीमोलर। इसके बाद बात करें चवर्णक की, तो चवर्णक की संख्या कितनी है? कहेंगे 12 होती है। कितनी होती है? जो कि जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मोलर कहा जाता है। और ये देखा जाए जो ये संख्या दी गई है, ये एक वयस्क पुरुष के लिए, एक वयस्क व्यक्ति के लिए जो पूर्णतः क्या हो चुका हो? वयस्क हो चुका है, उनमें यह संख्या है। यानी कि अब काम की बात कर लें तो कृंतक का काम हो गया काटना। कृंतक का कार्य क्या हो गया? कहेंगे काटने का कार्य कौन करता है? कहेंगे कृंतक करता है। इसके बाद दूसरा दांत अगर कहा जाए रत्नक या छेदक, जिनका काम क्या होता है? चीरना या फाड़ना। चीरना फाड़ना। अब इसके बाद बात करें अग्र चौड़क का काम क्या है? कहेंगे अग्र चौड़क का काम होता है चबाना। क्या होता है? चबाना होता है। और इसके बाद चवर्णक की बात करते हैं तो चवर्णक का काम होता है चबाना और पीसना। चबाना और इन्हें पीसना। तो ये हो गया दांत। अब देखेंगे हम लोग दंत सूत्र को। क्या देखेंगे? दंत सूत्रों के बारे में। तो दंत सूत्र की बात कर लें, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला की बात करें तो सबसे पहले शिशु के लिए, बालक के लिए, इसके लिए बालक के लिए, तो इसके लिए बताया गया कि बालकों में भी 4 प्रकार के दांतों की बात होगी, वयस्क में 4 प्रकार की बात होगी। तो इनमें किनकी अनुपस्थिति होगी? तो कहेंगे अग्र चवर्णक में बालक अनुपस्थित होता है, और जो चवर्णक होते हैं इनकी भी संख्या कम होती है। अर्थात मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो बालकों में 12 दांत कम पाए जाते हैं। तो ये 12 दांत कौन से हैं? तो कहेंगे 8 दांत जो हमारे हैं अग्र चवर्णक के, और 4 दांत जो हमारे होते हैं चवर्णक के। इस तरह कुल मिलाकर 12 दांत क्या होते हैं? कम होते हैं। तो इसके यानी दंत सूत्र याद रखने के लिए, यानी कि क्रम जिनका सीक्वेंस क्या है, तो हम कहेंगे कि ICPM मनमोहन, यानी ट्रिक द्वारा हम लोग इसको आराम से याद रख सकते हैं। ICPM मनमोहन।
आई मतलब हो गया सीजर, सी मतलब कैनाइन, पी मतलब प्रीमोलर मतलब मोलर्स हो गया। तो अब यहाँ बात करें कितना होता है, 2102 2102। अब यहाँ काउंट किया जाए कितना हो गया, यानी ये दोनों जबड़े के हैं संख्या 2 3 3 2 5 और ये कितना हो गया 5 पूरे कितना 2, क्योंकि जो हमारा एक जबड़ा है वो 2 भागों में बांटा गया, दूसरा जबड़ा भी 2 भागों में बांट दिया, इसलिए 5 गुना 10 और 5 गुना 10 10 कितना हो गया, कुल 20 हो गए। कितने हो गए 20 हो गए। इसी प्रकार एक वयस्क की बात करें हम लोग, वयस्क पुरुष के लिए, तो वयस्कों की बात करेंगे तो वही ICPM मनमोहन की बात कर लें, तो आई यानी कि इनकी बात कर लें 21 कितना आता है 23 21 23। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर काउंट के 2 1 3 3 2 5 5 3 कितना हो गया 8 बटे 8 गुणे 2, यानी प्रत्येक जबड़े में 16 16 दांत हो गए, 8 में 16 8 दूनी 16। इस तरह कुल मिलाकर कितनी संख्या हो गई 32 हो गई। तो यहाँ पर बात कर ले, देखिए शिशुओं में जो है प्रीमोलर की संख्या अनुपस्थित है और मोलर की संख्या दोनों यानी कि जबड़ों में कहा जाए दोनों तरफ, देखिए क्या हो गए कम। इस तरह मोलर की यानी चौड़क की बात कर लें तो यहाँ पर 4 दांत ये कम हो गए, 12 दांत ये कम हो गए। इस तरह 4 दांत या 8 दांत कुल मिलाकर 12 दांत कम हो गए, इसलिए शिशुओं के दांतों की संख्या क्या होती है 20 और वयस्कों के दांतों की संख्या कितना होती है 32 होती है। तो ये काम हो गया क्या दांत के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे चलिए भोजन को चबा चबा करके, यानी कि दांतों का काम तो हो गया, भोजन को उन्होंने चबाया उसे महीन बनाया और इसमें लार को मिक्स किया। तो दूसरा काम है लार की आती है, तो लार के बारे में हम बात करते हैं। लार सैलिवा, तो ये लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है, किसके द्वारा लार ग्रंथियों द्वारा लार का स्राव होता है। लार ग्रंथियों द्वारा लार का श्रावण होता है, जिसका पीएच मान 6.8 होता है, यानी कि हल्का अम्लीय। और लार में कहा जाए तो 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें पहले की बात कर ले तो टायलिन हो गया, क्या हो गया टायलिन हो गया। दूसरे की बात कर ले तो कहा गया दूसरा हमारा एमाइलेज हो गया, क्या हो गया एमाइलेज हो गया। वही टायलिन को क्या कहता है एमाइलेज भी कहा जाता है, एमाइलेज भी कहा जाता है। दूसरा हमारा एंजाइम कौन सा हो गया लाइसोजाइम हो गया, कौन सा हो गया लाइसोजाइम। तो कहा गया कि लार में हमारे 2 प्रकार के एंजाइम पाए गए, एक का नाम है टायलिन, दूसरे का नाम क्या है लाइसोजाइम। तो टायलिन का काम है भोजन में उपस्थित शर्करा का पाचन करना, यानी जब भोजन को चबा चबा करते हैं तो हमको भोजन कैसा लगता है यानी कि मीठा लगता है। तो ये बात कही जा सकती है कि यानी कि भोजन का जो पाचन होता है यानी पाचन की प्रक्रिया जो है मुख से क्या हो जाती है प्रारंभ हो जाती है। अब इसकी बात करें लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का काम क्या है ये भोजन में उपस्थित जीवाणुओं का भक्षण करना, यानी जीवाणुओं को मारना, जीवाणु क्या करना मारना, जीवाणुओं को मारना, भोजन में जो उपस्थित है जीवाणु उन्हें क्या करना मारना। और यानी कि टायलिन का काम क्या है तो कहा गया शर्करा का पाचन करना, शर्करा का क्या करना पाचन करना, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से कहीं मुख से क्या हो जाता है प्रारंभ हो जाता है। अब बात कर लें कि हमारे शरीर में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो लाल ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती है, कितनी जोड़ी पाई जाती हैं 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती हैं। पहली जो होती है यानी बात कर ले हम लोग कर्णपूर्व जो हमारे कान से पूर्व है, दूसरी की बात कर ले अधोजिह्वा, तीसरी बात कर ले तो कहेंगे अधोहनु, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो यानी कि ये लाल
यानी लार जो है जब भोजन में मिक्स हो जाता है तो जीभ के द्वारा क्या किया जाता है, इसको आहार नली में ढकेल दिया जाता है। ये तो हमारा लार के बारे में हो गई। अब हम लोग बात करेंगे जीभ के बारे में। तो जीभ यानी कहा जाए तो जीभ भी हमारी ज्ञानेंद्रिय अंग है। ये क्या करती है, यानी जीभ पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और जीभ के अगले सिरे की अगर हम लोग बात कर लें, यानी कि इसमें ये जीभ हो गई, इसका यानी कि बात कर लें एक सिरा, यानी कि एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और चौथा भाग ये हो गया। 4 भाग इसके हैं और चारों भागों पे इसके स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो अग्र भाग द्वारा कहा जाए तो मीठे का एहसास होता है, पश्च भाग पे कड़वे, मध्य भाग पर क्या होता है कहेंगे नमकीन, और इसके 5 भाग पर जो है खट्टे का एहसास होता है। यानी कि यहाँ पर अगले भाग की बात करें मीठा, यहाँ पर पश्च भाग में कहें तो कड़वा, और इसके लेटरल भाग में कहें तो ये क्या तो कहा गया खट्टा, और यहाँ पर क्या कहेंगे नमकीन। यानी जीभ पर अगर कहा जाए तो 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और इस स्वाद कलिकाओं के द्वारा इस स्वाद क्या होता है, ज्ञान होता है। यानी सबसे पहला काम जीभ के बारे में बताया गया कि जीभ के द्वारा हमें क्या होता है, स्वाद का ज्ञान होता है। जीभ का पहला काम क्या होगा, स्वाद का ज्ञान कराना। दूसरा काम क्या हो गया, तो कहेंगे दूसरा काम है लार को भोजन में मिलाना। लार को भोजन में मिलाना। तीसरी बात किया जाए तो तीसरा काम हो गया कि भोजन को आहार नली की ओर धकेलना। आहार नली में धकेलना। चौथी बात कर लें तो कहेंगे बोलने में मदद करना। क्या करना, बोलने में मदद करना, सहायता करना। ये क्या होते हैं इसके जीभ के कार्य में आदि कार्य हैं। तो जीभ के बारे में बताया गया, जीभ पर क्या पाया जाता है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। तो इसमें 4 प्रकार स्वाद कलिकाएं पहले में बताया गया कि जो हमारा अग्र सिरा होता है मीठा का ज्ञान कराता है, पश्च सिरा कड़वा का, मध्य सिरा जो है नमकीन का, पार्श्व सिरा जो होता है ये खट्टे का हमें ज्ञान कराता है। और काम बताया गया स्वाद का ज्ञान कराना, ज्ञानेंद्रिय अंग है। कौन सा अंग है, कहा गया जीभ क्या है, ज्ञानेंद्रिय अंग है, ज्ञानेंद्रिय अंग है। और इस दूसरा काम भोजन को लार में मिलाना, तीसरा काम हो गया भोजन को आहार नली में धकेलना, और चौथा काम इसका हो गया बोलने में मदद करना। तो जीभ के कारण जीभ क्या की भोजन में लार को मिलाकर के अच्छी तरह से भोजन कि अच्छे से लुगदी तैयार हो गया, इस लुगदी को क्या करती है तो कहेंगे आहार नली में धकेल देती है। तो शेष अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू।